वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। अरे कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। बड़ी मांग थी आप सभी लोगों की कि सर बीकॉम थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा डिस्क्रिप्टिव होगी और ये सन्नाटा आपके चैनल पे क्यों वीडियोस नहीं आ रही हैं। तो आप सभी को पता होगा कि आपका जो सारथी बैच है वो लॉन्च हो चुका है और सारथी बैच में रेगुलर लाइव क्लासेस चल रही हैं आपकी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर की, बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर की और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की भी। इसी की वजह से हम काफी बिजी थे, वहां पे हमारा शेड्यूल काफी हैक्टिक था। फिर भी संडे का दिन है आज मैं वीडियो आप सभी के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आप सभी अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे ताकि वो दोस्त जो अभी तक नींद में सोए हुए हैं, इस स्वप्न को देख रहे हैं कि इस बार भी परीक्षा बहुविकल्पीय होने वाला है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होने वाला है, तो उठा दीजिए उन्हें इस नींद से, तोड़ दीजिए उनका ये सपना और बताइए कि भाई जो आप सपना देख रहे हैं हकीकत उससे कहीं दूर है, हकीकत उससे काफी अलग है। क्योंकि हकीकत में आपका पेपर जो होने वाला है थर्ड सेमेस्टर का वो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है और यहाँ पे आपको काफी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए आप सभी की डिमांड पे आप भी समय से पहले लॉन्च कर दिया गया और सारथी बैच का प्राइस भी जो है वो कम कर दिया गया है। मात्र 349 रुपए में आपका सारथी बैच दिया जा रहा है। साथ ही साथ आप सभी की डिमांड थी कि सर ऑनलाइन पढ़ाई मुझसे हो नहीं पाती है, तो ऑफलाइन बैच भी आपका स्टार्ट कर दिया गया है। आपके बिछिया मोहद्दीपुर के पास, मोहद्दीपुर ब्रिज से नीचे उतरेंगे तो वहीं पे पास में आपका ऑफलाइन कोचिंग भी है। बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरी आती है ऑफलाइन आने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं लोकेशन का इशू होता है कि सर लोकेशन थोड़ा सा अंदर है तो हम लोग आ नहीं पा रहे हैं। तो लोकेशन का भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब तक बिछिया पे जो आपकी क्लास चल रही है मोहद्दीपुर ब्रिज के पास, वहां पे आप लोग आ सकते हैं ऑफलाइन क्लास आपको करनी है तो। अच्छा, एक चीज होता है जब पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है तो बालक बड़ा संशय में रहता है, जो भी परीक्षार्थी परीक्षा देने वाला है वो बड़ा संशय में रहता है कि भाई मैं कैसे पढ़ूं, मैं कैसे राइटिंग प्रैक्टिस करूं। मैं एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा और एग्जामिनर मुझसे एक्सपेक्ट करेगा कि तुम दो, तब मुझे पूरा नंबर मिलेगा, तो मैं वो 2 पेज का आंसर बनाऊंगा कैसे। तो ये सारी तरकीब, ये सारी टेक्निक आपको ऑफलाइन में सिखाई जाएगी और एक एक लाइन कैसे लिखनी है, कैसे सेंटेंस बनाने हैं, कैसे अपने आंसर को अपने शब्दों में प्रेजेंट करना है, ये सब कुछ सिखाने वाले हैं। क्योंकि ऑफलाइन में हमारे सामने बच्चे बैठे भी हैं ऑफलाइन वाले, तो ये लोग भली भांति जानते हैं कितना प्रयास ऑफलाइन के लिए किया जाता है। प्रीति जी हैं, अनुज जी हैं, श्वेता जी हैं, रंजय जी हैं और साक्षी जी हैं और क्या नाम है इनका, नवीन जी हैं। काफी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो मतलब हमेशा, राश्री जी भी हैं। तो ये सभी लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में अंतर क्यों हो जाता है जब पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है। तो ऑनलाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। लाइव क्लास में ले रहा हूं लेकिन मैं सामने से आपको पकड़ के बैठा के पढ़ा तो नहीं सकता हूं, लेकिन ऑफलाइन में मैं जाके बढ़िया से आपकी तहकीकात करता हूं कि आप लोग सच में पढ़ भी रहे हैं कि बस देख रहे हैं हमको बस। तो ये सारी चीजें ऑफलाइन में ही पॉसिबल है। तो खैर आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऑफलाइन भी आप आ सकते हैं, ऑनलाइन भी आप लोग ले सकते हैं अपना बैच। जो काफी दूर रहते हैं उनके लिए ऑफलाइन आना तो पॉसिबल ही नहीं है। जो गोरखपुर के हैं थोड़ा सा संघर्ष करके आप ऑफलाइन आइए कम से कम, क्योंकि आज संडे है, आपने देख भी लिया होगा यहाँ पे लिखा है मैराथन क्लास। आज ऑफलाइन ऑनलाइन सबका मैराथन क्लास होता है। तो आज पहली ये वीडियो है जो यूट्यूब पे जाएगी इस सेशन में बीकॉम थर्ड सेमेस्टर की। तो इस मैराथन क्लास को ऐसा नहीं कि केवल इस संडे को चलाया जाएगा, हर संडे को, एवरी संडे ये मैराथन क्लास चलेगा। और हर संडे को आप में से जो भी बच्चा आना चाहता है, कोई फीस नहीं है। ऑन एवरी संडे आई विल टेक द क्लास ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स, 2.5 आवर्स, 2 से 2.5 घंटे की क्लास होगी और ये 2.5 घंटे की क्लास बिल्कुल मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप संडे को आके इसका मजा ले सकते हैं और सामने से आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एक और दिक्कत होती है बच्चों के लिए कि सर आपसे ऑनलाइन तो मैं बहुत पढ़ा हूं, एक बार मैं आपसे मिलना भी चाहता हूं। उनके कॉलेज पे जाते हैं तो वो लोग कॉलेज पे निकल जाते हैं एग्जाम देके, मिल नहीं पाते हैं। उनके अंदर भी एक इच्छा होती है, हमारे अंदर भी इच्छा होती है, हम सभी विद्यार्थियों से अपने मिले। तो आप लोग यहाँ पे आके इस शिक्षा को भी पूरा कर सकते हैं। एक दिन के लिए तो आ ही सकते हैं, बस संडे की बात है। हाँ, ये जो क्लास है संडे को चलने वाली है, फ्री चलने वाली है और हमेशा नहीं चलेगी फ्री। तो पहले आके इसका आनंद उठा लीजिए, नहीं तो अभी जब ज्यादा संख्या हो जाएगी तो मैं चाह कर भी सबको बुला नहीं पाऊंगा। ठीक है, चलिए
सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक सब्जेक्ट जिसका नाम है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फर्स्ट। ऑफलाइन वालों को मैंने सब्जेक्ट का मतलब भी बता रखा है कि सब्जेक्ट का मतलब क्या है, हमें सब्जेक्ट में पढ़ने के हवाले हैं, तो आपको भी बता देते हैं। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फर्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं ऐसे लॉज जो बिजनेसेस को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए हैं। हिंदुस्तान में तमाम ऐसे लॉज हैं जो बिजनेसेस को रेगुलेट करने के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें से कुछ लॉज आप बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नाम के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, जिसमें जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसमें आप पूरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में यानी भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के बारे में पूरी तरह से हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। अब कुछ लोग कहेंगे सर आप जब लिखते हैं तो केवल इंग्लिश में ही लिखते हैं, हिंदी वाला कहाँ गया कंटेंट? तो भाई इस बार सब चीज का प्रबंध किया गया है। इस बार आपका जो कंटेंट है वो भी बाइलिंगुअल है और साथ ही साथ मेरी जो लैंग्वेज है वो तो सदा से बाइलिंगुअल ही रही है, लेकिन कोशिश करूंगा कि इस बार और भी ज्यादा मैं दोनों ही लैंग्वेज को के कॉम्बिनेशन को साथ लेके चलूंगा, क्योंकि भाई किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो या फिर इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो। चलिए तो खुल गया आपके सामने सबसे पहला पीपीटी हमारा, और हम शुरू करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक नॉलेज आपको दे दें। आप अपने जीवन में रोज तमाम प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका सोशल होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका इमोशनल होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका रिलीजियस होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका लीगल होता है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट है बिजनेस का। हम तो अपने जीवन में सामाजिक अनुबंध भी करते हैं, वैधानिक अनुबंध भी करते हैं, अलग अलग प्रकार के अनुबंध करते हैं, लेकिन जो बिजनेस होता है वो कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है। वो हमेशा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा? लीगल कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट विच हैज अ लीगल एग्जिस्टेंस, जिसका लॉ में कुछ मतलब हो, वो कॉन्ट्रैक्ट एक बिजनेस करता है। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कहते किसे हैं, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इतिहास की बात करते हैं भाई। जब हमारा देश हिंदुस्तान अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, यानी गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक बात सूझी कि हिंदुस्तान में एक एक्ट पास करते हैं। कब एक्ट पास किया गया? 1872 में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी भारतीय संविदा अधिनियम 1872। और ये जो एक्ट यार तो 25 अप्रैल को ही हो गया था। कब हो गया था? 25 अप्रैल 1872 को ये एक्ट बन के तैयार हो गया था, यानी इनेक्ट हो गया था। लेकिन ये इन्फोर्स कब किया गया था, इसको लागू कब किया गया था? इसको लागू किया गया था 1 सितंबर 1872 को। याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन्फोर्स कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1872 से ये लागू हो गया था, फोर्स में आ गया था। ठीक है, बाकी ये बन के तैयार कब हुआ था? तो 25 अप्रैल 1872 को हुआ था। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जब भी मैं कोई एक्ट आपको पढ़ाता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि उस एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं और कितने सेक्शंस हैं। तो हमको अनुज जी बताएंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने चैप्टर्स और कितने सेक्शंस हैं। चैप्टर कितने हैं? 11। और सेक्शन कितने हैं? 266 थे। क्या 266 थे? अब क्या हो गया ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड। एक हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में, एक हो गया आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सोगा, और हाँ, और एक हो गया आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इन 3 पार्ट्स में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि अपने आप में पहले इन तीनों लॉज को मिला के बनाया गया था, अब इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया है और 3 अलग अलग कानून बन गए। ये तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है ही, इसमें से कुछ पार्ट काट के सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बना दिया गया और कुछ पार्ट काट के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना दिया गया। ठीक है, चलिए तो याद क्या रखना है आपको? सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? तो एक हिंदुस्तान में पास किया गया एक ऐसा कानून है, एक ऐसा अधिनियम है जिसके माध्यम से हिंदुस्तान में हम कॉन्ट्रैक्ट्स को रेगुलेट करते हैं। जो अनुबंध 2 व्यक्तियों के बीच में वैधानिक रूप से बनाए जाते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट विच इज फॉर्म बिटवीन द 2 पार्टीज लीगली, उसको रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। चलिए, अच्छा एक चीज और है, हमेशा याद रखिएगा, हिंदुस्तान का कोई भी कानून हिंदुस्तान के संविधान से बड़ा नहीं है। हिंदुस्तान का संविधान इज द मदर ऑफ ऑल द लॉज।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारे देश का संविधान, ये सभी कानूनों की जननी है, माता है। और अगर कोई भी कानून इसका विरोध करता है तो कानून मान्य ही नहीं होता है। दैट मीन्स ये भी याद रखना कि अगर लड़ाई हो जाए, किसके किसके बीच में लड़ाई हो सकता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के बीच में अगर लड़ाई हो जाए तो जीतेगा कौन? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकॉज इट इज द सुप्रीम लॉज, इट इज द एपेक्स लॉ ऑफ इंडिया। इसके नीचे ही सारे लॉज आते हैं, चाहे आईपीसी की बात करें, सीआरपीसी की बात करें, आरबीआई एक्ट, जितने भी एक्ट आप पढ़ेंगे सारे एक्ट इसके नीचे ही आते हैं। तो मेन यही है कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट इन आवर डेली लाइफ? मैंने आपको पहले बताया, all of us enter into a contract at one step or the other without realizing that we are entering into a contract. हमेशा, हर रोज हम किसी न किसी अनुबंध में प्रवेश करते हैं, किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर भी रहे हैं। जैसे आप गए किसी दुकानदार के पास सामान खरीदने के लिए, तो आपके और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ ना, वो आपको सामान दिया और आप उसको पैसा दिए जो आपके पास जेब में है, ठीक है। For example, when we enter into a bus, we are making a contract, or when we are buying a bread and butter, we are entering into a contract of sale. Again, when we are leaving our watch for the repair, we are entering into a contract of bailment. 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बता दिया गया। पहला कॉन्ट्रैक्ट, अब ऑफलाइन वाले बताएंगे, अगर आप किसी बस में बैठ रहे हैं, कहां बैठ रहे हैं? बस में, तो ये किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हो? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर आप किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं और ब्रेड एंड बटर खरीद रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1932 में कल पढ़े थे, ठीक है। और अगर आप किसी वॉच को, किसी घड़ी को किसी दुकानदार को दे दिए रिपेयर करने के लिए, तो आप किस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, मतलब आप उस व्यक्ति को अपने घड़ी का पोजीशन दे रहे हैं, स्वामित्व तो नहीं दे रहे हैं, ओनरशिप नहीं दे रहा है, केवल पोजीशन दे रहे हैं कि जब तक ये घड़ी बन नहीं जाती है तब तक इस घड़ी का जो पोजीशन है वो किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति के पास रहेगा। अधिकार नहीं, उस घड़ी को रखने का अधिकार ये कह सकते हैं, मालिकाना अधिकार नहीं, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है इसके लिए बताया गया सेक्शन 2 क्लॉज एच में। अब सीधे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्लॉज एच, हाँ क्या कहते हैं बताइए? कोई भी एग्रीमेंट, हाँ बिल्कुल। चलिए देखिए यहाँ पे दिया गया सेक्शन 2 क्लॉज एच। सेक्शन 2 क्लॉज एच कहता है एनी एग्रीमेंट, कोई भी समझौता जो इनफोर्सेबल बाय लॉ हो, जिसको एक कानूनी पहचान दी जा सकती हो, जिसको लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता हो, वो एग्रीमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, संविदा होता है, अनुबंध होता है। तो अनुबंध की परिभाषा दी गई है, सेलमंड साहब कहते हैं एक समझौता है अनुबंध। क्या है अनुबंध? एक समझौता है जो पक्षों के बीच दायित्वों का निर्माण और परिभाषा करता है। मतलब दो पार्टीज के बीच में ऑब्लिगेशंस, हाँ ऑब्लिगेशंस, लाइबिलिटीज भी कह सकते हैं। सो दो पार्टीज के बीच में क्या ऑब्लिगेशंस अराइज हो रही हैं और वो ऑब्लिगेशंस करना है, ये जो एग्रीमेंट बताता है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सैलमॉन्ड। मैंने आपको बताया था जस्टिस सैलमॉन्ड, चीफ जस्टिस ऑफ न्यूजीलैंड, इसका केस भी मैंने आपको बताया था, किसी को याद है? बताइए, किसी को नहीं याद होगा? हाँ? जस्टिस सैलमॉन्ड का मैंने डिफिनीशन बताया था कंपनी का। जस्टिस सैलमॉन्ड साहब ने कंपनी का डिफिनीशन दिया है। ऑफलाइन वाले बहुत पिटाओगे तुम लोग। हाँ वो डिफिनीशन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है वो। चलिए इधर देखिए, अब भाई कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे चाहता हूं कि मैं आपको नोट्स में बताऊं कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। चलिए एक प्रोसेस होता है कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का। सबसे पहले देखिए, कोई भी व्यक्ति, सुनिए, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति प्रस्ताव देता है। क्या देता है? प्रस्ताव। प्रस्ताव यानी ऑफर। अच्छा ऑफर का सेक्शन क्या है अनुज जी बता दीजिए? ए, ठीक है। अब ये जो ऑफर है इसको कोई व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेगा। मान लीजिए मैंने आपको ऑफर दिया कि मेरा लैपटॉप खरीद लो और आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसको क्या कहेंगे? एक्सेप्टेंस। अच्छा एक्सेप्टेंस कहां है?
सेक्शन 2 क्लॉज बी एक्सेप्टेंस। अच्छा, ऑफर में जब एक्सेप्टेंस हो गया तो क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। अच्छा, प्रॉमिस बन गया कि मैं आपको लैपटॉप बेचूंगा, ठीक है, लेकिन आप बदले में क्या देंगे ये भी तो निश्चित होना चाहिए। तो प्रॉमिस में क्या जोड़ेंगे हम? कंसीडरेशन। कंसीडरेशन यानी बदले में जो आपको मिल रहा है। अगर मैं आपको लैपटॉप बेच रहा हूं तो बदले में आप क्या देंगे? दिस इज कॉल्ड कंसीडरेशन, पैसा देंगे आप। अच्छा, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन से क्या बनेगा? एग्रीमेंट, यानी समझौता हो जाएगा हम दोनों के बीच में कि भाई आप हमें पैसा दीजिए और मैं आपको लैपटॉप दे दूंगा। वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा, एग्रीमेंट में क्या जोड़े तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। यही तो है कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनेशन, द एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। यानी हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा समझौता अगर आप बना रहे हैं जिस समझौते को कानून मान्यता दे रहा है, कानून उसको मान्य बता रहा है, तो वो समझौता क्या बन जाएगा? अनुबंध बन जाएगा। वो एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। पूछेगा तो पॉइंट में लिख भी सकते हैं पहले ऑफर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे डायग्राम बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है डायग्राम बनाने की। नहीं, डायग्राम बना सकते हैं आप, डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये हो गया। चलिए, लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं कोई दिक्कत नहीं। ऑफर एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलके क्या बना? प्रॉमिस। और प्रॉमिस में जब हमने कंसीडरेशन जोड़ा तो क्या बना? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में हम जब लॉ को इन्फोर्स कर लिया, इन्फोर्सेबल बाय लॉ कर दिया इस एग्रीमेंट को, तो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अच्छा, सेक्शन बताओ, ऑफर का सेक्शन क्लॉज ए, एक्सेप्टेंस का सेक्शन 2 क्लॉज बी। अच्छा, एग्रीमेंट का कोई बताएगा? सेक्शन 2 क्लॉज ई, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज एच। चलिए, कंसीडरेशन का सेक्शन, कंसीडरेशन का सेक्शन में बताऊंगा अभी। हाँ, कंसीडरेशन का सेक्शन में बताऊंगा अभी। चलिए इधर आइए। अब इतना समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। सबसे पहले क्या होता है प्रीति जी बताएंगे, सबसे पहले क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट बनाने की प्रक्रिया में? ऑफर मिलता है, एक्सेप्ट किया जाता है। अच्छा, जो व्यक्ति ऑफर देता है उसे क्या कहते हैं? ऑफरर। क्या कहते हैं उसे? ऑफरर। और जिसको ऑफर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑफरी। और जो ऑफर को एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑफरी ही तो एक्सेप्ट करेगा ऑफर को जिसको ऑफर दिया गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहां पे लिखा गया, एन एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन एन ऑफर मेड बाय वन पार्टी इज एक्सेप्टेड बाय द अदर। मैं जी जान लगा के आपको 100 ऑफर दे रहा हूं, लेकिन आप कोई भी ऑफर स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो ऑफर कभी एग्रीमेंट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। ऑफर चाहे आप जितना भी दे दें, जब तक वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहां पे लिखा गया एग्रीमेंट इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अच्छा, क्या केवल ऑफर और एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट बन जाएगा? क्या नहीं, इसमें कंसीडरेशन भी जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका एग्रीमेंट बनेगा। चलिए, तो यहां पे लिखा गया एग्रीमेंट मींस कंसेंसस एड आइडम, दैट इज पार्टीज एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। मतलब मैं आपसे कहा कि मेरा लैपटॉप खरीद लो। क्या कहा मैं आपसे? मेरा लैपटॉप खरीद लो, बदले 25,000 रुपया दे दो। आपने भी सेम बात कही, हाँ मैं आपका लैपटॉप खरीदूंगा और बदले में मैं आपको 25,000 रुपए दूंगा। मतलब हम दोनों का माइंड मैच कर रहा है, हम दोनों की विचारधारा मैच कर रही है। मैं जो चाह रहा हूं वही आप भी चाह रहे हैं। दैट इज कॉल्ड कंसेंसस एड आइडम। क्या कहते हैं इसको? लैटिन मैक्सिम है ये, कंसेंसस एड आइडम। इसका मतलब क्या है? जब दो व्यक्ति सेम चीज पे सेम मैनर में सेम टाइम पे एग्री होते हैं, सहमत होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? कंसेंसस एड आइडम। दैट इज दोनों व्यक्ति कंसेंट दे रहे हैं अपना उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया, अच्छा जरूरी है क्या कि जितने भी हिंदुस्तान में एग्रीमेंट बने वो सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही हो जाए, या फिर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बने वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो? वही लाइन आ गया है, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ये जरूरी नहीं है, किंतु हर कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले एग्रीमेंट जरूर होता है।
क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनाने की प्रक्रिया में ही सबसे पहला प्रोसेस होता है ऑफर एक्सेप्टेंस, दोनों से मिलकर बन जाता है एग्रीमेंट। और बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकता है। जैसे बिना माँ बाप के बच्चा नहीं पैदा हो सकता है, वैसे बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। जैसे बिना ऑक्सीजन के हम जी नहीं सकते, वैसे बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। इतना समझ लो। चलिए, जैसे प्रीति जी है यहाँ पे, बिना फोन के नहीं जी सकती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनिए आगे बढ़ते हैं। अब ये समझते हैं कि क्यों सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। मैंने आपको बताया कि आप रोज रोज एग्रीमेंट करते हैं, आप रोज समझौता करते हैं। कोई समझौता सामाजिक होता है, कोई समझौता भावनात्मक होता है, कोई समझौता धार्मिक होता है, कोई समझौता वैधानिक होता है। दैट मीन्स वी एवरी day enter into different agreements. Some of the agreements are social agreement, some of the agreement are emotional agreement, some of the agreements are religious agreement and some of the agreements are legal agreement. अब देखिए एग्रीमेंट कितने प्रकार के हो गए, सुनिए इधर, एग्रीमेंट कितने प्रकार के हो गए। सोशल एग्रीमेंट भी हो गया, लीगल भी हो गया, ठीक है, रिलीजियस एग्रीमेंट भी हो गया, सब एग्रीमेंट हो गया। लेकिन इसमें से कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? तो मात्र और मात्र लीगल एग्रीमेंट, यानी ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा समझौता जो वैधानिक समझौता हो, जो कानून के दृष्टिकोण में सही हो, जो कानून के दृष्टिकोण में कोई मजाक ना हो, जो कानून के दृष्टिकोण में कोई धार्मिक बात ना करता हो, जो कानून के दृष्टिकोण में किसी बिजनेस की बात करता हो, किसी सामान को बेचने या खरीदने की बात करता हो, या किसी प्रॉमिस को करने की बात करता हो जिसमें बदले में आपको कंसीडरेशन मिल रहा है, तो वही एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो क्या सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? नहीं। क्या रिलीजियस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? नहीं। कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? लीगल एग्रीमेंट। यानी एग्रीमेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। हाँ, RELIGIOUS, देखिए यहां पे यही चीज लिखा गया है, इधर देखिए। एग्रीमेंट्स में बी ऑफ वेरियस टाइप्स, विभिन्न प्रकार के समझौते हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट मे बी अ सोशल, रिलीजियस और लीगल एग्रीमेंट। अ सोशल एग्रीमेंट लाइक एन एग्रीमेंट टू गो टू अ पिकनिक और अ मूवी। जैसे आपके और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि हम और प्रीति जी और अनुज जी और राजश्री जी, सभी लोग, हम लोग जितने भी कोचिंग के स्टूडेंट हैं और सारे फैकल्टीज हमारे, हम सभी लोग चलेंगे आज एक मूवी देखने। अभी नई नई मूवी आई है स्त्री 2, ठीक है। अभी एग्रीमेंट हुआ, लेकिन शाम को मैंने जाने से मना कर दिया। मैंने कहा यार प्लान कैंसिल करते हैं, मेरा मन नहीं है, मेरे पास आदमी पैसा तो है नहीं मेरे पास, तो मैंने मना कर दिया, मैंने मना कर दिया। तो क्या जब मैंने मना किया तो आप मेरे ऊपर केस करेंगे कि सर जी सुबेरवा कहे थे कि चलना है मूवी देखने, असजिया को कह रहे नहीं जाना है, तो चलो पुलिस थाना में केस लिखवाते, अमृत सर कहे थे सुबह में मूवी दिखाने के लिए, शाम को कहते नहीं जाना, इन पे केस डालिए, इनको जेल में बंद करिए। ऐसा कोई प्रावधान है? नहीं है। वैसे सोशल एग्रीमेंट होता है, ये एग्रीमेंट तो होता है, लेकिन इस एग्रीमेंट को अगर कोई व्यक्ति परफॉर्म करने से बाद में मना कर भी दे तो आप चाह कर भी उसका कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जैसे आपका दोस्त मूवी देखने के लिए, पिकनिक देखने के लिए जा रहा है, एग्जांपल हो जाएगा। अगला, सिमिलरली रिलीजियस एग्रीमेंट्स आर आल्सो नॉट एनफोर्सेबल बिकॉज द पार्टीज एंटरिंग इनटू सच एग्रीमेंट डू नॉट इंटेंड टू गो टू अ कोर्ट ऑफ लॉ इन द केस ऑफ एग्रीमेंट इज नॉट फुलफिल्ड। जैसे आपसे मैं चंदा मांगने आ रहा, मान लो मैं पंडित जी हूं, ठीक है, मैं एक यज्ञ करा रहा, चंदा मांगने आया, 1000 रुपये आप दे दीजिए, 1000 रुपये आप दे दीजिए। आप कहे 1000 का फूटी कौड़ी एक चवन्नी नहीं देंगे, 25 पैसा समझ रहे, 25 पैसा नहीं देंगे, तो हम क्या आपके ऊपर केस करेंगे? नहीं कर सकते भाई। वो तो आप स्वेच्छा से देना चाहें तो दे, ना देना चाहे तो ना दे, आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप दें, ठीक है। हिंदुस्तान में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आर्टिकल नंबर 25 to 28, जो आपको धर्म की पूरी आजादी देता है। धर्म के लिए कोई टैक्स भी लगा रहा है ना, तो टैक्स आपको वॉलंटरी पे करना होता है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि टैक्स तुम्हें पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये है कि हमारी सनातन के प्रति, या जो भी हमारा धर्म है, इस्लाम है या फिर क्रिश्चियन है, जो भी आपका धर्म है, जैन है, उस धर्म के प्रति अगर आपकी आस्था है तो स्वेच्छा से आप दे देते हैं पैसा। अब ये नहीं कि उनसे लड़ने जाएंगे। चलिए, इन अ बिजनेस एग्रीमेंट और कमर्शियल एग्रीमेंट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन इज ऑलवेज प्रिज्यूम्ड। मतलब बिजनेस में वही एग्रीमेंट मान्य होगा, वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा जो एग्रीमेंट लीगल होगा।
क्या सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? नहीं। क्या रिलीजियस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? नहीं। क्या इमोशनल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? नहीं। चलिए आगे देखते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन यानी दायित्व, जिम्मेदारी। मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट में जब भी आप एंटर करते हैं ना, तो दोनों ही पार्टीज के ऊपर, चाहे वो ऑफरर हो या फिर वो ऑफरी हो, दोनों ही पार्टीज के ऊपर एक एक ऑब्लिगेशन आता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे वादा किया कि मैं आपको लैपटॉप बेचूंगा, आपने वादा किया मैं आपको 25,000 रुपया दूंगा, ठीक है? तो आपका ऑब्लिगेशन क्या है? मुझे 25,000 रुपए देना, और मेरा ऑब्लिगेशन क्या है? ये लैपटॉप आप तक सुरक्षित पहुंचाना, ठीक है? तो यही कहा जा रहा है कि हर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा होते हैं। जैसे आपका ऑब्लिगेशन आपके परिवार के प्रति भी है। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कि आप अपनी माता जी का जीवन भर सेवा करेंगे? ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, लेकिन वो आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है, आपका ऑब्लिगेशन है, जो स्वेच्छा से आपको करना चाहिए। लेकिन इसके लिए कोई आप पे केस नहीं कर सकता। यहाँ पे लिखा गया है द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एसेंशियली द लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन। मतलब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन होगा, ये जरूरी है, निश्चित है। बिकॉज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग लीगल ऑब्लिगेशन इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी केवल ऐसा एग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट कर रहा है वही तो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? नहीं भाई। जिस एग्रीमेंट में कोई लीगल ऑब्लिगेशन ही नहीं क्रिएट हो रही है, वो किस बात का कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं कॉन्ट्रैक्ट। However, the law of contract is not the whole law of obligation because obligation do not necessarily arise out of an agreement. Obligations may arise out of number of sources, for example, torts or civil wrong, quasi-contract, implied contract, judicial decisions, husband and wife relations. जैसे पति और पत्नी का संबंध बड़ा अच्छा संबंध होता है और कभी कभी बड़ा बुरा भी बन जाता है। और सबके जीवन में, सब पति पति के जीवन में एक मोड़ ऐसा जरूर आता है। अब खैर मेरी शादी उदी नहीं हुई है, मुझे कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, लेकिन मैंने मूवीज वगैरह में देखा है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है अगल बगल देख के, कि एक मोड़ जरूर आएगा जब दोनों में द्वंद्व युद्ध चलेगा, वैचारिक युद्ध चलेगा, भावनात्मक युद्ध चलेगा, कोल्ड वॉर चलेगा। एक समय जरूर आता है। अच्छा, कभी कभी तो वो वाला युद्ध चलता है, वार्म वॉर। कौन बेलना चला के मारा था तो कौन पलटा चला के मारा था, कौन बांस चला के मारा था, कौन डंडा चला के मारा था, ऐसा भी होता है। तो अब देखिए, हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप है, इसमें ऑब्लिगेशन भी है। वाइफ की ऑब्लिगेशन कि हस्बैंड को मैं अच्छे से खाना वाना बना के दूं, ठीक है, उसकी जो भी आवश्यकता है मैं उसकी पूरी करूं। और हस्बैंड का ऑब्लिगेशन कि जो उसकी वाइफ की आवश्यकता है वो उसको पूरी करे। रिलेशनशिप है, दोनों म्यूचुअली चल पाएंगे तभी। तो क्या इस ऑब्लिगेशन को हम कॉन्ट्रैक्ट कह दें? नहीं कह सकते ना, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक और चीज है टॉर्ट। जैसे मान लीजिए मैं रास्ते में जा रहा था, सुनिए इधर, मैं रास्ते में जा रहा था और अचानक कोई व्यक्ति फुटबॉल खेल रहा था, उसका फुटबॉल मेरे आके सर से टकरा जाता है और मेरा जो नाक है वो टूट जाता है, उसमें से ब्लड आने लगता है। और मैं ऑफिस जा रहा था, मैं ऑफिस के लिए भी लेट हो गया और मैं उस दिन मेरा कपड़ा भी खराब हो गया और मैं ऑफिस तो जा ही नहीं पाऊंगा। 2-4 दिन 5 दिन मैं रेस्ट करूंगा, जब तक ठीक नहीं हो जाता तो ऑफिस नहीं जाऊंगा। तो अब जो जिस व्यक्ति ने मुझे मारा है, क्या उसके और मेरे बीच कॉन्ट्रैक्ट होगा कि तुमने मारा है, तुम मुझे भरपाई दो? हाँ होगा, उसको हम कहते हैं एग्रीमेंट होगा ना। हाँ, अब एग्रीमेंट नहीं होगा, उसको हम कहते हैं कंपनसेशन फॉर डैमेजेस। क्या कहते हैं? कंपनसेशन फॉर डैमेजेस। अगर मुझे कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। इसके लिए कोई एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। लॉ है लॉ ऑफ टॉर्ट, जो सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ाया जाता है, और सीएस फाउंडेशन की भी बैच यहाँ पे चलती है, आप लोग जानते हैं सीएसईटी का, तो उसमें भी बच्चों को मैं लॉ ऑफ टॉर्ट पढ़ा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते। These obligations arise independently and do not arise out of an agreement. जैसे पति और पत्नी के बीच का जो एग्रीमेंट है वो किसी ऑब्लिगेशन को रिप्रेजेंट तो करता है, लेकिन वो ऑब्लिगेशन क्या लीगल है, वो ऑब्लिगेशन इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं आप उस दायित्व को पूरा करने के लिए, उस दायित्व से भागने के लिए। कानूनन दृष्टिकोण से आपको सरकार आपके पीछे नहीं पड़ेगी, कानून आपके पीछे नहीं पड़ेगा। हाँ, आपके घर वाले जरूर आपके पीछे चले पड़ जाएंगे। आप मान लीजिए अपनी पत्नी को छोड़ के भाग गए, चाहे पति को छोड़ के पत्नी भाग गई, तो घर वाले और समाज वाले उसके पीछे पड़ जाएंगे कि नहीं? लेकिन क्या कानून उसके पीछे पड़ता है? नहीं भाई, कानून नहीं। हाथ धो के पड़ जाएंगे, बिल्कुल नहा धो के भी पड़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आपका बिजनेस फर्स्ट का एग्जाम होगा तो सबसे पहला प्रश्न आप ये एक्सपेक्ट करके चलिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये निश्चित है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। और इसका मैं प्रैक्टिस भी करवाया हूं यूट्यूब पे, पिछले साल की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, टेस्ट के मैं बताऊं तो टेस्ट में अनुज जी जो हमारे ऑफलाइन के हैं उनका 35 मार्क्स है, ठीक है। ऑफलाइन में इतना ही हाईएस्ट है, बाकी ऑनलाइन में 30 मार्क्स है किसी लड़की का, और आई थिंक 33 मार्क्स है किसी लड़के का। तो ऑनलाइन में 33 मार्क्स हाईएस्ट है, और ऑफलाइन में अभी तक पता नहीं कैसे अनुज जी से, मुझे तो उतना उम्मीद नहीं था, लेकिन चलिए 50 में से 35 नंबर, ठीक है। ये जो टोटल मार्क्स 2 एग्जाम हुए थे आपके, उस दिन मैं ऑनलाइन एग्जाम लिया था ना, टेस्ट लिया था आपको लाइव क्लास में, और जो ऑनलाइन वाले देख रहे हैं जानते होंगे, ऑफलाइन वाले तो देखे ही थे। तो ऑफलाइन वालों में 35 नंबर हमारे अनुज शुक्ला जी, एक बार ताली हो जाए इनके लिए, ताली हो जाए ऑनलाइन में। बस अनुज शुक्ला जी बहुत बहुत बधाई हो, आप 35 नंबर पाके पहले रैंक पे हैं। लेकिन इस रैंक को मैं नहीं मानता हूं, इस रैंक को मैं सिरे से खारिज करता हूं। क्योंकि ये 35 मतलब कितना हुआ, 70%। 50 में से 35 मतलब 70%। लेकिन फिर भी आपको पुरस्कृत किया जाएगा, आपने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया है। और बाकी ये जो दोनों बच्चे, इसमें से एक बच्चे को जो 33 मार्क्स वाला है, उन दोनों को पुरस्कृत किया जाएगा। ऑफलाइन में उस दिन प्रीति जी नहीं आई थी, श्वेता जी भी नहीं आई थी, राजश्री जी नहीं आई थी, तो बहुत मुझे लगा कि 7-8 बच्चे ही आए थे। जितना टेस्ट हुआ था उसमें से इन्हीं का सबसे अच्छा नंबर है। मुझे उम्मीद नहीं थी ऑफलाइन वालों से, मुझे कम से कम ये उम्मीद थी कि ये कम से कम 50 नंबर तो पाएंगे, लेकिन खैर जो हुआ वो हुआ। चलिए इधर देखिए, इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी अनुबंध की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। तो सबसे किस सेक्शन में दिया है इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो सेक्शन नंबर 10 में दिया। एग्जाम में पूछेगा कि किस सेक्शन में इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो सेक्शन नंबर 10 में। कितने इसेंशियल्स हैं अनुज बता दीजिए। सबसे पहला इसेंशियल क्या है कॉन्ट्रैक्ट का, सबसे पहली आवश्यक चीज जो कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। क्या होना चाहिए सबसे पहले, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। चलिए, तो द फर्स्ट थिंग दैट अ कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव, पहली चीज जो कॉन्ट्रैक्ट में जरूर होनी चाहिए, उसके बिना तो कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट नहीं बन पाएगा, वो क्या है, ऑफर होना चाहिए और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, यानी प्रस्ताव होना चाहिए और प्रस्ताव की स्वीकृति भी होनी चाहिए। दूसरा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इससे पहले भी एक और चीज है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मिनिमम कम से कम 2 पार्टीज तो होनी ही चाहिए। क्या एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति अकेले स्वयं से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। इफ यू वांट टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, इफ यू वांट टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, यू शुड हैव एटलीस्ट 2 पार्टीज, वन शुड बी ऑफरर एंड द अनदर वन शुड बी ऑफरी। अच्छा, दोनों ऑफरर क्या कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, एक ऑफरर तो दूसरा ऑफरी होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, हमारा ये मकसद होता है, हमारा ये इरादा होता है कि हम दोनों के बीच में एक वैधानिक संबंध को स्थापित किया जाए, एक लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट किया जाए। दिस इज द इंटेंशन। जबकि रिलीजियस और सोशल एग्रीमेंट में, रिलीजियस और सोशल एग्रीमेंट में क्या हमारा मकसद लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करना होता है, नहीं। क्योंकि जो धार्मिक एग्रीमेंट हुआ है, जो सामाजिक एग्रीमेंट हुआ है, वो तो लीगल है ही नहीं, तो उसमें हम लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना ही क्यों चाहेंगे भाई, उसको लॉ मान्यता ही नहीं देगा। नेक्स्ट थिंग, लॉफुल कंसीडरेशन। जैसे इसका एग्जांपल मैं बहुत बार दिया हूं ऑफलाइन वालों को, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बदले में कुछ मिलना चाहिए। अच्छा, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे नाम पे अपना 10 कट्ठा जमीन लिख दूंगा, तुम उस व्यक्ति का सर काट के लाके दे दो, सर कलम कर दो, उसका सर मुझे चाहिए, तो क्या ये कंसीडरेशन लॉफुल है? कंसीडरेशन तो ये भी है, बदले में तो मैं मांग रहा हूं कुछ ना कुछ, लेकिन क्या कंसीडरेशन लॉफुल है? नहीं, ये कंसीडरेशन गलत है। अच्छा, एक चीज और, क्या बिना कंसीडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट मान्य होता है? हाँ बिल्कुल, बिना कंसीडरेशन के जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, हो क्या हो जाएगा, गिफ्ट हो जाएगा। और गिफ्ट के लिए क्या बनाते हैं, गिफ्ट डीड बनाते हैं, और ये कहां चला जाएगा, टोपा में चला जाएगा, यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में चला जाएगा ये। तो लॉफुल कंसीडरेशन का मतलब क्या होना चाहिए कि आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे
तो बदले में तो कुछ लीजिए, लेकिन बदले में एक ऐसी चीज लीजिए जो कि लॉ परमिट करता हो। किसी का सर मांगना, किसी का हाथ मांगना, किसी का आंख मांगना, ये उचित नहीं है, ये कंसीडरेशन सही नहीं है। चलिए अगला है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या हर व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? पागल, पियक्कड़, इंसॉल्वेंट व्यक्ति, दिवालिया व्यक्ति कर सकता है क्या कॉन्ट्रैक्ट? नहीं कर सकता है। भाई जो व्यक्ति पागल है, जो व्यक्ति दिन भर पी के माता रहता है, नशे में रहता है, उस व्यक्ति को सूद बूद है क्या कि जो मैं कॉन्ट्रैक्ट करने वाला हूं वो कॉन्ट्रैक्ट जेन्युइन भी है कि नहीं? है ही नहीं। तो लॉ क्यों परमिशन देगा उसको? तो लॉ कहता है कि भाई हर व्यक्ति तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो क्या क्या होना चाहिए? पहला, मेजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेजर मतलब जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो। तो कोई व्यक्ति, वही व्यक्ति एंटर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में जो मेजर हो। क्या माइनर नहीं कर सकता है? कर सकता है, लेकिन माइनर केवल बेनिफिट के लिए कर सकता है। लेकिन आपको ये क्या रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट में जब भी एंटर करेगा तो मेजर ही एंटर करेगा, अगर बेनिफिट के लिए, लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस के लिए नहीं। ठीक है। अगला, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो आप डिसक्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए? डिसक्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होने चाहिए। ठीक है। आपने पहले से ही कुछ ऐसा कांड कर दिया है कि आपको सरकार ने पहले से ताड़ी पार घोषित कर दिया। सरकार ने आपको वो आप पे इनाम रखा है कि इस चोर को पकड़ लो तो 20,000 रुपया मिलेगा। चलो अगला, एक चीज और होता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तो आप ड्रंकार्ड नहीं होने चाहिए। ड्रंकार्ड यानी पियक्कर, ल्यूनेटिक, पागल, मेंटल नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं होने चाहिए। ड्रंकार्ड भी नहीं होने चाहिए। इसके अलावा इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो नीरव मोदी, विजय माल्या, अगर हम इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट मान्य होगा? नहीं होगा। ये मेरी मूर्खता है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं जो पूरे हिंदुस्तान को ठग के गया था। पूरे हिंदुस्तान में 8,000 वो नुकसान किया, पैसा लेके भाग गया हिंदुस्तान का। तो इंसॉल्वेंट व्यक्ति के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। चलिए, यहां पे लिखा गया है धारा 11 के अनुसार, सेक्शन 11, याद रखिएगा, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन क्या है? 11 है। चलो सेक्शन एक बार रिवाइज करते हैं। बताओ सबसे पहले ऑफर का सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज। एक्सेप्टेंस का सेक्शन क्या है? क्लॉज बी। ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन जरूर याद रखना। जब भी कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन पूछा जाए ये सेक्शन जरूर कोट करना। अगर 5 नंबर का प्रश्न है तो पक्का 5 नंबर मिलेगा, 4.5 भी नहीं मिलेगा, पक्का 5 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है। चलिए, अच्छा बताइए इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहां दिए गए? सेक्शन 10 में दिए गए। और कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नंबर 11। चलिए, अब यहां पे लिखा गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 दैट इज, प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने के लिए सक्षम है। हर व्यक्ति अनुबंध करने के लिए सक्षम है यदि वो क्या है? तो वो वयस्क है, यानी वो मेजर है। तो यदि वो साउंड माइंड का है, यानी स्वस्थ दिमाग का है। तो यदि वो अनुबंध करने के लिए कानून द्वारा अयोग्य नहीं है, यानी नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, मतलब डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। अगला, अनुबंध करने की क्षमता का तात्पर्य है कि अनुबंध करने वाला व्यक्ति अनुबंध को समझने और उसके हित पर उसके प्रभाव के बारे में तर्कसंगत निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। अब जो व्यक्ति पगलेट है, चढ़ावले है, ठीक है, वो व्यक्ति को तो खुद सुध बुध नहीं है कि कैसे पांव डालें, कहां हाथ रखें, कहां ढिमलाएं, कहां ना ढिमलाएं। अब वो व्यक्ति जाके कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको तो यही नहीं पता है कि भाई हमारा फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो कम से कम इतना समझदार तो हो कि उसको ये समझ में आए कि कॉन्ट्रैक्ट में मेरा कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। इसलिए नाबालिग अस्वस्थ व्यक्ति, जैसे कि मूर्ख, पागल, जैसे यहां पे भी 2-4 गो मूर्ख और पागल है, 2 गो यहां है, अनुज और प्रीति, ये भी मूर्ख और पागल की श्रेणी में। चलिए, को अनुबंध करने की अनुमति नहीं है। किसको किसको अनुबंध नहीं करना है? प्रीति को अनुबंध नहीं करना है, मूर्ख। अनुज को अनुबंध नहीं करना है, पागल। ठीक है। अस्वस्थ व्यक्ति, नहीं, मैं स्वस्थ हूं, से हिस्ट पुष्ट तो नहीं हूं लेकिन मैं स्वस्थ हूं। ठीक है। इसको भी अनुबंध नहीं करना। नाबालिग, मैं नाबालिग हूं। ठीक है, मैं भी अनुबंध नहीं कर सकता हूं, मैं भी कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता हूं। चलिए,
आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या समझ में आया कैपेसिटी टू पार्टीज में कि कौन सा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? जो मेजर है, जो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं है, जो व्यक्ति सॉल्वेंट है मतलब इंसॉल्वेंट नहीं है, जो व्यक्ति ड्रंकार्ड नहीं है, जो व्यक्ति ल्यूनेटिक नहीं है, जो व्यक्ति साउंड, ठीक है, जो मूर्ख नहीं है, जो पागल नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। वो कर सकता है, अंधा क्यों नहीं कर सकता? उसके बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेगा या तो उसको कॉन्ट्रैक्ट सुनाया जाए, सुनाई भी नहीं दे रहा है, तो उसके बिहाफ पे कोई करेगा, वो खुद नहीं कर सकता है। उसका मतलब वो स्वस्थ नहीं है। देखो दिया है ना, स्वस्थ व्यक्ति, इसलिए दिया है हेल्दी पर्सन, तो स्वस्थ व्यक्ति दिया था। चलो, फ्री कंसेंट। क्या हम किसी व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? जैसे मान लो हम प्रीति से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अपना रिवॉल्वर निकाले इसे, उसके कनपट्टी पे ऐसे लगाए और कहे प्रीति सावधान, चुपचाप इस दस्तावेज पे सिग्नेचर करो, नहीं तो आपका सर इस गोली से उड़ा दिया जाएगा। अब प्रीति के तो भाई हाथ पैर कांपने लगे, दादा हो दादा, सर जी आज तक इतना बढ़िया पढ़ाते थे, अब बताओ ना आज रिवॉल्वर कहां से ला दी? हम तो रिवॉल्वर इनके पास देखे भी नहीं थे, और नहीं तो ऊपर से हमको ठोकने का ये दे रहे हैं, गोली मार देंगे, हमको तो मरिए जाएंगे। अब प्रीति के तो हाथ पैर कांपने लगे। प्रीति जी कहेंगे कि सर कोई बात नहीं सर, ठीक है मैं सिग्नेचर कर देती हूँ, क्योंकि विवश हूं, ऑप्शन ही नहीं है। जीवन से बड़ा क्या है भाई? जीवित रहेंगे तो बहुत धन संपत्ति कमा लेंगे, अब यही आप गोली मार देंगे, उड़ जाएंगे, खत्म कहानी, क्या करेंगे? जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। सो प्रीति जी समझदार निकली और क्या किया इन्होंने सिग्नेचर कर दिया। लेकिन आप बताइए, क्या प्रीति जी ने अपने मन से सहमति से सिग्नेचर किया था कि दबाव में आके किया था? दबाव में आके किया था। तो अगर पार्टीज का फ्री कंसेंट नहीं है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? नहीं होगा। बाद में अगर कोर्ट में प्रीति जी ने सिद्ध कर दिया कि देखिए हाई सीसीटीवी कैमरा हम लगाए थे, हम जानते थे सर जी ऐसा कुछ करेंगे, इसीलिए हम धीरे से सीसीटीवी कैमरा लगा दिए थे, और देखिए सर जी कैसे हमको बंदूक दिखा रहे हैं, और उसी की वजह से मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन तो कर दिया, लेकिन सर जी मेरा मन नहीं था, क्योंकि हमको एक चवन्नी नहीं मिला बदले में, हम उतना 10 करोड़ का जमीन दे दिया, हमको एक चवन्नी नहीं दिए, तो हम काहे दें इनको? ठीक है, चलो, है ना, बहुत पैसा इसके पास। चलो आगे बढ़ते हैं। लॉफुल ऑब्जेक्ट, अच्छा इसको पढ़ भी लेंगे एक बार। एक वैध समझौते के लिए पक्षों को अपनी सहमति स्वतंत्र रूप से देनी चाहिए, यानी कोई भी दबाव नहीं बनाना है उनके ऊपर, किसी भी प्रकार का कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस, मैंने आपको बताया था, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, फ्रॉड या फिर कोअर्जन, ये सेक्शन 15 से लेके 20 तक दिए गए हैं, मैंने आपको बताया था उस दिन। ठीक है, चलो, तो फ्री कंसेंट अभी एक चैप्टर भी है, आगे मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब ऑफलाइन में लगभग 4 चैप्टर इसका कंप्लीट हो चुका है, तो यूट्यूब पे पहली बार आपका जा रहा है, ऑनलाइन में भी 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है लाइव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानूनी उद्देश्य। कानूनी उद्देश्य क्या है? लीगल ऑब्जेक्ट। आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य कानूनन तौर पे सही होना चाहिए। जैसे हम और प्रीति मिलके या हम और अनुज मिलके किसी व्यक्ति को खून करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं, या फिर हम उसको सुपारी देते हैं कि प्रीति को कल ठोक देना, प्रीति को कल गोली मारना, वो कपड़े मारना, यही ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? वो एग्रीमेंट क्या वैलिड होगा? नहीं होगा भाई, एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि उस एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो ही लीगल नहीं है, उस एग्रीमेंट का उद्देश्य ही लीगल नहीं है। यहां पे लिखा गया है समझौता एक वैध उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, यानी एग्रीमेंट शुड बी फॉर्म्ड फॉर अ लीगल ऑब्जेक्ट। समझौते का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए धोखाधड़ी, किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड करना, गैर कानूनी यानी इलीगल काम करना, अनैतिक यानी इमोरल काम करना। जैसे इमोरल काम का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति का पैसा चुरा लेना, इमोरल काम। किसी व्यक्ति के साथ बेईमानी करना, इमोरल काम। सार्वजनिक नीति के विपरीत, मतलब जो पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं तो वो भी गलत है। अगला, स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं किया गया। शून्य मतलब वॉइड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, जिस कॉन्ट्रैक्ट का कोई वैल्यू ही नहीं है, वो शून्य है, जीरो है, उसकी वैल्यू जीरो है। ठीक है, सो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड का मतलब यह है कि आप कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जो पहले से सरकार ने वॉइड डिक्लेयर किया। जैसे मान लो अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान में हमेशा द्वंद्व युद्ध चलता रहता है, या फिर हिंदुस्तान चाहे चीन में। अब मान लो हिंदुस्तान और चीन में युद्ध चल रहा है, उसी बीच में हम जाके चीन से सौदा कर रहे हैं, चीन से सौदा कर रहे हैं कि आप हमारा सामान ले लीजिए,
भाई जिस देश से हमारा दुश्मनी है, जिस देश से हमारा लड़ाई चल रहा है, क्या सरकार आपको उस देश से व्यापार करने की अनुमति देगी? नहीं देगी ना। तो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, आप ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जिसको पहले से वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। अगला, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट में आप कोई भी ऐसा बात नहीं बोलेंगे जिसको परफॉर्म करना पॉसिबल ही ना हो। मैंने आपसे कहा अरे हम तो अनुज के लिए चांद तारे तोड़ के ला देंगे, अनुज को हम बहुत मानते हैं। अच्छा, हम तो अनुज के लिए 7 समुंदर पार करके तैर के अपने हाथ पैर से तैर के चले आएंगे। अच्छा, जो बात मैंने बोला क्या है वो तनिक भी थोड़ा सा भी संभव लग रहा है? भाई हमारे जैसा आदमी जो कि एक तालाब में नहीं तैर सकता, वो 7 समुंदर कैसे तैर के चला जाएगा? तो बताइए, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आप कोई भी बात बोल देंगे, कोई भी अनाप शनाप कुछ भी नहीं? ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि आप कभी भी जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप वही बात बोलेंगे जिस बात को परफॉर्म करना पॉसिबल होगा। सो एन एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। एक ऐसा एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है जिसमें परफॉर्मेंस की कैपेबिलिटी हो, जिसको पूरा करना संभव हो। Therefore, an agreement act impossible in itself cannot be enforced as it cannot be performed. Law does not compel anybody to do an impossible act. Compel मतलब उसको दबाव डालना, ठीक है, या फिर उसको प्रोत्साहित करना, ऐसा ये बाध्य नहीं करता, बाध्य करना होता है। कंपेल मतलब बाध्य करना। सो कभी भी लॉ क्या आपको कोई ऐसा काम करने के लिए बाध्य कर सकते जो काम करना संभव ही ना हो। जैसे सबको पता है, एक जो रैशनल व्यक्ति है उन सबको पता है कि भाई 7 समंदर तैर के पार करना संभव नहीं है तो नहीं है, चाहे उसके लिए कितना भी बड़ा वीर क्यों ना आ जाए, कितना ही बड़ा पहलवान क्यों ना आ जाए, कितना ही बड़ा अपने आप को पहलवान या वीर या जो भी कह लो कहने वाला व्यक्ति, बॉडी बिल्डर कोई भी आ जाए, आप 7 समंदर तो पार नहीं कर सकते। अभी एक नदी का ही पूरा भ्रमण करना हो, कह दिया जाए ये नदी जहां से शुरू हुई है वहां से लेके जहां खत्म होती है, खत्म तो कहीं होती नहीं है नदी, जाके वही समुद्र में मिल जाती है, तो वहां तक आपको जाना है, तो वहीं पे उनका ससरी टंगा जाएगा, डूब के अधो में मर जाएंगे। नहीं, कैसे भी जाना है वो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जा पाएंगे आप। पता है जहां से नदी शुरू हुई है और जहां खत्म होती है उसमें पता है कितना किलोमीटर होगा? कई हजार किलोमीटर। और कई हजार किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कई दिन लगते हैं, कम से कम 100 दिन, 200 दिन। और 200 दिन क्या एक व्यक्ति बिना खाए रह सकता है, केवल पानी पी के? क्योंकि नदी में है तो पानी की तो कमी होगी नहीं, मर जाएगा आदमी, जाहिर सी बात है। और पानी में भी तुम ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, चाहे कितना भी अच्छा पानी, डिहाइड्रेशन नहीं, एक्स्ट्रा हाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी होती है। चलिए अगला, ये समझ में आ गया? आप कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी बात नहीं बोलेंगे जो परफॉर्म करना पॉसिबल, यू नो, भी बात बोलेंगे जो परफॉर्म करना पॉसिबल। अगला, लीगल फॉर्मेलिटी। देखिए कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय कुछ कानूनी औपचारिकताएं होती हैं, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, और उन लीगल फॉर्मेलिटीज का आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना तो स्टैम्प पेपर लाना पड़ेगा, सिग्नेचर करना पड़ेगा, विटनेस होना चाहिए, ठीक है, उसमें जो भी चीजें हैं वो अटेस्ट करनी पड़ेंगी, वहां पे एक लॉयर होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ होना चाहिए। तो लीगल फॉर्मेलिटी यानी कानूनी औपचारिकताएं जो भी होती हैं उसको आपको पूरा करना होता है। आगे बढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द लास्ट टॉपिक, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब एक चैप्टर का मैराथन है तो ये चैप्टर को तो खत्म करके ही मानेंगे। ऑफलाइन वाले थके तो नहीं है ना, ऑनलाइन वाले तो नहीं थके ना? अगर थक गए हो तो एक बार फिर से खड़े हो जाओ, ठीक है, क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, अरे प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, तुझको मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो अगर मजा चाहते हैं आप मिलने का, आप बीकॉम 3rd सेमेस्टर में टॉप करने का मजा चाहते हैं तो पढ़िए पूरी ऊर्जा के साथ, थकिए मत। चलिए, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब अनुबंध के कितने प्रकार होते हैं? तो सबसे पहला प्रकार अनुबंध का है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट लिख के आ जाता है, द कॉन्ट्रैक्ट विच इज फॉर्म्ड इन रिटन फॉर्म और ओरली, मौखिक रूप से या लिखित रूप से बनाया जाने वाला अनुबंध को हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस अनुबंध। चलिए दूसरा, स्पष्ट रूप से बनाया गया अनुबंध, इसको कहेंगे। जो अनुबंध बोल के या लिख के बनाया गया हो वो क्या है? स्पष्ट रूप से बनाया गया अनुबंध है। अच्छा, जो अनुबंध बोल के लिख के नहीं बनाया गया हो तो कैसे बनेगा?
अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के कंडक्ट या बिहेवियर से बन जाता है, मतलब आपके व्यवहार से बन जाता है, आपके कंडक्ट से बन जाता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहेंगे हम? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी निहित रूप से बनाया गया अनुबंध, निहित अनुबंध। यहां पे एक बार पढ़ भी लेते हैं। एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में बी क्रिएटेड ओरली, मतलब जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरली भी क्रिएट हो सकता है, दैट इज बाय वर्ड्स, स्पोकन और रिटन। व्हेन वन पार्टी मेक्स द ऑफर बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन एक्सेप्ट द सेम अकॉर्डिंगली देयर इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को बोल के कोई ऑफर दे रहा है और सामने वाला पार्टी बोल के उस या फिर लिख के उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, एक्सप्रेस अनुबंध कहेंगे। दूसरा, हाँ बता रहे, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड बाय द कंडक्ट और एक्ट ऑफ द पार्टीज। आपके व्यवहार से, आपके एक्ट से, आपके कंडक्ट से जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसे हम निहित अनुबंध कहते हैं, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सो नॉट द वर्ड्स स्पोकन और रिटन। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये बोल के या लिख के नहीं बनता है। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? कैसे बनता है? ये पार्टीज के कंडक्ट से, यानी पार्टीज के बिहेवियर से, पार्टीज के एक्ट से अपने आप ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली बन जाता है। सो एग्जांपल क्या है? अ बोर्ड पब्लिक बस से डीटीसी बस। अब सुनिए, बता, आप किसी बस में बैठे, जाहिर सी बात है कंडक्टर कहे या ना कहे टिकट तो लेना ही पड़ेगा। कंडक्टर जब तक गला नहीं पकड़ेगा तब तक टिकट नहीं देंगे क्या? ऐसा थोड़ा। आपके और कंडक्टर के बीच में पहले बात होगा क्या कि आप चढ़ रहे हैं, पहले पैसा दो उसके बाद बैठना? ऐसा नहीं होता है। उनका आपके और उसके बीच में कोई रिटन एग्रीमेंट तो होता नहीं है, ना ही ओरल एग्रीमेंट होता है। वो जैसे आपके सामने आता है ये प्रेज्यूम्ड है कि आप पैसा निकाल के देंगे उसको, बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो। सो इट इज वेरी इंप्लाइड कि जब भी आप बस में ट्रेवल करेंगे, चाहे कहीं भी ट्रेवल करेंगे, तो आपके एक्ट से आप ये शो कर रहे हैं कि आप ट्रेवल करना चाह रहे हैं। जब ट्रेवल करना चाहे तो ट्रेवल के चार्जेस भी आपको देने पड़ेंगे। क्या ट्रेन में तो पहले क्या ट्रेन में पहले ही? हाँ, टिकट तो पहले ही होता है ट्रेन में, ऐसा तो है। तो वो पहले ही, वो तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में पहले हो चुका है। चलिए अगला है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब ये समझने में बड़ा दिक्कत होता है मैक्सिमम बच्चों को, क्योंकि कहीं ना कहीं समझने में इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग ही कंसेप्ट है। इसमें बस एक चीज याद रखना, एक लीगल प्रिंसिपल है, कहता है वन शैल नॉट बी अलाउड टू बिकम रिच एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। एक व्यक्ति दूसरे के धन पे अपने आप को अमीर घोषित नहीं कर सकता है। जैसे मैंने अनुज को बड़ा ईमानदार समझा, बहुत ईमानदार भाई, बहुत बहुत लगाव है अनुज से हमारा, ईमानदार समझूंगा मैं उसको भली भांति, उसके रग रग से मैं वाकिफ हूं। मैंने अनुज से कहा कि मेरी नई नई कार आई है, वैसे आई नहीं है मेरे पास कार, क्या गाड़ी तक नहीं है, टू व्हीलर तक नहीं है, तो मैं नई नई कार लेके आता हूँ। आज से 2-3 साल बाद, 4 साल बाद तो हो ही जाएगा, भगवान की कृपा रही, आप लोग की कृपा रही तो मैं कार लेके आया। नई नई कार थी हमारी, टाटा की सफारी। वो कार मैं लेके आया और मैं कहा अनुज देखो मैं अभी जा रहा हूँ दिल्ली, ठीक है, मैं ट्रेन से जा रहा हूँ दिल्ली, एसी टिकट है हमारा, पूरे फैमिली के साथ ट्रिप है हमारा। अब वो दिल्ली में सफारी से तो जाऊंगा नहीं, तो एक काम करो सफारी अपने पास रखो कुछ दिनों के लिए, फिर मैं जब आऊंगा तो मुझे वापस कर दीजिएगा। अनुज से मैंने कहा। जी बड़े होशियार, चतुर, चालाक। अनुज जी सोचे अरे यार सर जी के लगे पैसा की थोड़ी कमी है, इतना कमाते हैं। तो अलग बात है कि हमारे जेब में 1 रुपया नहीं मिलेगा इस समय आपके। तो अब ये सोचे कि चलो सर जी का करवे ले लेते हैं, अब कार देंगे भी नहीं इनको। जब मैं उधर दिल्ली से वापस आ रहा हूं तो मैं अनुज जी से कहा कि भाई अनुज जी मेरा कार जो मैंने आपको दिया था। कहा कौन सा कार, कौन है आप, मैं तो आपको पहचानता तक नहीं हूं। अरे भिखारी हो क्या भाई, देखो पैसा नहीं है मेरे पास, भीख देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, सॉरी मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, आप जा सकते हैं यहाँ से। आपको पहचानता तक नहीं, कैसे आप घर में कैसे घुस गए, इतनी हिम्मत आपकी। अब भाई मैं तो शौक में चला गया कि इतना ईमानदार बालक, देखो मेरी छोटी सी कार, पहले 20-25 लाख की कार है, उसकी वजह से इसका पूरा ईमान डोल गया और ये लड़का तो बेईमान निकल गया। अब इस केस में मुझे आहत होगी कि नहीं? कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट भले ही लिखित नहीं हुआ है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो भले बोला नहीं गया है, भले कहीं लिखा नहीं गया है, भले मैंने कंडक्ट या बिहेवियर से शो नहीं किया है, लेकिन वो गाड़ी किसके नाम पे है?
तो मैं जाके कोर्ट में क्या कहूंगा, अब देखो बाबू हम इसको गाड़ी रखने के लिए धरे थे, ले लिया, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के तहत मुझे न्याय मिलेगा ना कि अनुज जो है वो मेरी संपत्ति पर अपने आप को अमीर नहीं कह सकता है। चलिए यहां पे देखते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज नेम्ड सच कॉन्ट्रैक्ट एज सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोस क्रिएटेड बाय द ये क्या है, फॉर कॉन्ट्रैक्ट created by the contracts, such contract are not created expressly or impliedly। यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये ना तो बोल के लिख के बनते हैं, ना तो पार्टीज के कंडक्ट या बिहेवियर से बनते हैं, यानी ये तो ना तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है ना इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। बट आर क्रिएटेड बाय द लॉ ऑन द इक्विटेबल प्रिंसिपल। क्या इक्विटेबल प्रिंसिपल? दैट अ पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू बिकम रिच एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। एक व्यक्ति दूसरे के धन पे अपने आप को धनवान नहीं कह सकता है। अन के धन पर कनवा राजा कहा जाता है ना, गांव में कहा जाता है कि अन के धन पर कनवा राजा। धन दूसरे का, जैसे हम गांव में जाते हैं तो जैसे बहुत लोग हैं, अमीर लोग हैं, बुलेट उलट किसी के पास है, किसी के पास बढ़िया कार है, तो लड़के हैं कुछ छपरी टाइप के, समझते हो ना। मुझे अंदर से थोड़ा सा गुस्सा आता है, लेकिन खैर उनका जीवन है, वो जो करे मुझे क्या मतलब। तो वो क्या करते हैं ना, कार के सामने जाके ऐसे फोटो खिंचवाते हैं और लिखते हैं इंस्टाग्राम पे माई न्यू कार। अच्छा, औकात तो उनके जेब में 10 रुपया नहीं है, एगो पाव रोटी खरीदने का पैसा नहीं है, और वो बाबू माई न्यू कार पोज में एकदम फोटो खिंचाया गया। तो भाई ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए हिंदुस्तान में अर्ध अनुबंध इसको हिंदी में कहते हैं। अगला क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। अच्छा, पहला कौन सा कॉन्ट्रैक्ट का क्लासिफिकेशन था? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, यानी बना कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट। इस हिसाब से 3 कॉन्ट्रैक्ट है। कौन कौन सा? एक्सप्रेस है, इंप्लाइड है और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए, तो वैलिडिटी के आधार पे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, अभी और नीचे भी है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के सारे इसेंशियल्स हैं। सेक्शन 10 वाले। कौन से वाले? सेक्शन 10 में हम लोग पढ़े थे ना कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक हैं। अगर वो सारी आवश्यकताएं, अगर वो सारी अनिवार्यताएं किसी अनुबंध में मौजूद हैं तो क्या है वो? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। या फिर ऐसे कहें, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनेशन ही कॉपी कर देना है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? चलो आगे। यहां पे लिखा गया, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट अ कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इट मस्ट हैव ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स डिस्कस्ड अर्लियर। यानी जो पहले हमने डिस्कस किया था सेक्शन 10 वाला एसेंशियल एलिमेंट, वो सब होना चाहिए। हिंदी में देख लेते हैं। न्यायालय में लागू होने योग्य करार यानी समझौता को वैध अनुबंध कहते हैं। इसमें पहले चर्चा किए गए सभी आवश्यक तत्व, सभी अनिवार्यताएं जो अनुबंध की होती हैं वो आनी चाहिए। अगला, वॉइड एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट विच कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड एट अ कोर्ट ऑफ लॉ इज अ वॉइड एग्रीमेंट। एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ इन्फोर्स ही नहीं करेगा, जिसकी कोई लीगल इन्फोर्सेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? वॉइड एग्रीमेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे, और कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर, आप एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लॉ तो मना करता है ना। लॉ तो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा मेजर व्यक्ति एंटर करेगा। कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा इंसॉल्वेंट व्यक्ति जो नहीं है, जो इंसॉल्वेंट नहीं है, जो सॉल्वेंट है, सॉरी, जो सॉल्वेंट है वो एंटर करेगा। अब आप किसी इंसॉल्वेंट व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कर्ड के साथ, पियक्कड़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप किसी ल्यूनेटिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये सब वैलिड नहीं है। अगला है void contract. So originally an agreement may have been enforced when it was made, but subsequently due to impossibility or illegality it may become void. Such an agreement is called void contract. मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा अनुबंध जो शुरुआत में ठीक था, उसको लीगल इन्फोर्सेबिलिटी भी मिल गई थी, उसको लॉ ने भी सही मान लिया था, लेकिन बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस अनुबंध में कोई ऐसी समस्या आ रही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना ही पॉसिबल नहीं है, या तो उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई इलीगलिटी आ गई है। जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का रिलेशन कभी कभी बहुत अच्छा रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी नवाज शरीफ से मिलने गए थे, बड़े बड़े क्या नाम था उनको, जब पहली बार इंदिरा गांधी भी मिलने गई थी, जो मेजर था। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में काम की बस सरकार है, नाम की बस सरकार है। काम की सरकार कौन है? मिलिट्री सरकार चलती है वहां पे, मिलिट्री गवर्नमेंट है वहां पे। जो वहां का जनरल होता है ना, मेजर होता है, वही समझ लो कि वहां का पूरा देश का कार्यभार संभाल रहा है।
जो मतलब सेना अध्यक्ष होता है वहां का, मेजर जनरल, पता नहीं क्या कहते हैं उसको। सुनिए, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जैसे मान लीजिए हमारा पाकिस्तान के साथ अभी अच्छा संबंध है, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया अभी कि हम पाकिस्तान को 10 करोड़ का सामान बेचेंगे, लेकिन 2 साल बाद पाकिस्तान और हमारे बीच में संबंध खराब हो गया, सरकार ने मना कर दिया कि भाई अब हम पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अच्छा, हमारा तो ट्रेड का जो एग्रीमेंट है वो 2 साल पहले हुआ था, लेकिन अब ये चीज इलीगल हो गई है, तो क्या अब हम पाकिस्तान को सामान बेच पाएंगे? नहीं बेच पाएंगे। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट में क्या अंतर है? वॉइड एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, वो एग्रीमेंट ही गलत है। जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, बाद में कॉन्ट्रैक्ट को दिक्कत आ रही है, या तो सब्सिक्वेंटली यानी बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो जा रहा है, उसका ऑब्जेक्ट इलीगल हो जा रहा है। हो गया? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होता है? तो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आपको जमीन बेच दूंगा, लेकिन जमीन बाद में सरकार ने आके हड़प लिया, सरकार ने कहा हम यहाँ मेट्रो बनवाएंगे, अब तुमको बेचेगी सरकार को, सरकार को ही बेचना पड़ेगा, सरकार जीने नहीं देगी। सब्सिक्वेंट इलीगलिटी ये भी बता दिया, पाकिस्तान के साथ हमारा रिलेशनशिप वगैरह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगला है आपका 3 हो गया था ना, चौथा voidable contract, ये भी इंपॉर्टेंट है। An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties but not at the option of the other party is voidable contract। मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी के पास ये विकल्प है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को लीगली इन्फोर्स करा सकता है या तो छोड़ सकता है। तो ये पार्टीज के पास ये मौका नहीं है, केवल एक पार्टी के पास ये मौका है, उसे हम क्या कहेंगे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी पे डिपेंड करता है कि वेदर दैट पार्टी विल अलाउ द लीगल इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। ठीक है, अगला इलीगल एग्रीमेंट। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, कोई भी ऐसा समझौता जो किसी इलीगल पर्पस के लिए होता है, जो किसी अवैधानिक उद्देश्य के लिए होता है, उसे हम इलीगल एग्रीमेंट कहते हैं। जैसे किसी को मारने का एग्रीमेंट, कहीं चोरी करने का एग्रीमेंट। ठीक है, बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं। ये एग्रीमेंट, अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट आप कर रहे हैं जो कि कानूनन गलत है, इलीगल है, लॉ उसको वॉइड डिक्लेयर कर रहा है, लॉ उसको फॉरबिड कर रहा है, लॉ उसको मना कर रहा है सख्ती से, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, तो वो एग्रीमेंट जो होगा वो क्या होगा? इलीगल एग्रीमेंट होगा और वो मान्य नहीं होगा। चलिए, ये थी आज की क्लास, लगभग 1 घंटे की क्लास है। कैसा लगा देंगे? कैसा लगा ऑनलाइन वाले कमेंट में जरूर बता देंगे। ठीक है, कमेंट में जरूर बताएंगे कि कैसा लगा क्लास, और कितने लोग ऑफलाइन आने में इंटरेस्टेड हैं ये भी बता देंगे, क्योंकि ऑफलाइन का जो क्लास है आपका वो हर संडे को अब चलेगा, मैराथन क्लास। आज पहला चैप्टर हमने लिया, नेक्स्ट संडे को मैं नेक्स्ट चैप्टर लूंगा, सेकंड चैप्टर, ऐसे करके हर संडे को मैं एक चैप्टर लूंगा, और सुबह में ही क्लास चलेगी 9 बजे से या 8 बजे से या 10 बजे से, जब भी क्लास चलेगी। आप पहले एक बार आइए और एक बार इंक्वायरी करिए, मेरे नंबर पे कॉल करिए, नंबर तो आपके पास होगा ही मेरा, ये मेरा नंबर है। अगर किसी को ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स लेना हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। बाकी जो नंबर है वो हमारा हेल्पलाइन नंबर ये है 7307242267। अगर इस नंबर पे रिप्लाई नहीं मिलता है 7307242267, 7307242267, इस नंबर पे अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तब आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। ये मेरा नंबर है 839104, और व्हाट्सअप करिएगा पहले, उसके बाद ही आप कॉल करिएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, आपको पता है हजारों स्टूडेंट्स हैं, अब तो लाखों हो गए हैं, लाखों का परिवार हो गया अपना टारगेट गुरुकुल का, तो सबको देखना होता है। और नाराज ना होया करिए अगर आपको समय से रिप्लाई नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। और एक चीज और कि ऑफलाइन आना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऑफलाइन में मैं संडे को जब आप लोग आएंगे तो भाई पैसा तो लगना नहीं है आपका। मैं क्यों बुला रहा हूं? क्योंकि अभी उतनी भीड़ नहीं है। अभी ऑफलाइन में अगर आप लोग आएंगे तो मैं आराम से आपके बैठने का, आपके हर चीज का प्रबंध कर पाऊंगा, और कहीं कहीं आपकी भी ऊर्जा दोगुनी हो पाएगी। अपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए आप थोड़े से सीरियस हो पाएंगे। जो आपके अंदर सीरियसनेस नहीं है, घर पे बैठ के अगर आप इस लेक्चर को देख रहे होंगे तो आप कितने सीरियस होंगे आप खुद समझ पा रहे होंगे। लेकिन अभी जब अक्टूबर नवंबर आएगा तो एकदम पूरा कमर कस लेंगे आप, और उस समय कमर कसने का कोई फायदा भी नहीं होगा। तो इसीलिए आप अभी से आइए, थोड़ा थोड़ा मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा, थोड़ा थोड़ा मैं आपको मार्गदर्शन देता रहूंगा, और कहीं ना कहीं वो थोड़े थोड़े मार्गदर्शन से आप बहुत अच्छा करेंगे, ये मुझे यकीन है। चलिए बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लाइव क्लास।
कोई भी स्टूडेंट सारथी ज्वाइन करना चाहते हो तो सारथी ज्वाइन करने के लिए आपको टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करना है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ सारथी फॉर बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, चाहे आप डीडीयू के छात्र हो, ठीक है, चाहे आप डीडीयू के छात्र हो, चाहे आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र हो, चाहे आप CSJMU के छात्र हो, चाहे आप DBRU डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो आगरा यूनिवर्सिटी है DBRAU के छात्र हो, या फिर आप MJPRU महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलाखंड यूनिवर्सिटी, अगर आप इसके भी छात्र हो MJPRU, सभी यूनिवर्सिटीज का जो सिलेबस है एग्जैक्टली सेम है और हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से मैं कस्टमाइज करके आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और आपकी यूनिवर्सिटी के दिए गए टॉपिक्स के हिसाब से, और वो केवल टारगेट सेमेस्टर और सारथी में ही मिल सकता है। तो सारथी को ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको बेनिफिशियल लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मार्केटिंग बहुत करते हैं आप। भाई देख, मार्केटिंग उसी की जाती है, उसी प्रोडक्ट की जो बिकने वाला होता है। मैं इसलिए सारथी बोलता रहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि एंड में आपके पास वही विकल्प है। अगर आप पहले ज्वाइन कर लेंगे तो 349 रुपए, महंगा तो है नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे सस्ता कोई कोर्स है। अभी महंगा भी होने वाला है, इसका प्राइस जो है ना 500 तक जाएगा, क्योंकि बच्चे जो है वो वैल्यू नहीं कर रहे हैं। 349 रुपए बच्चे कह रहे हैं सर इतना सस्ता कोर्स आप क्यों दे रहे हैं, और इतनी पावरफुल क्लास, लाइव क्लास होती है रोज, ऊपर से आपका लाइव में टेस्ट भी लेता हूं, राइटिंग प्रैक्टिस कराता हूं, सब कुछ तो हो रहा है इतने कम प्राइस में। अभी इतने लाइव क्लासेस चलनी है अपनी, अब आपके लंबे मैराथन क्लासेस चलने हैं आपके ऐप पे, तो ये सब कुछ 349 रुपए में मिल रहा है। अभी बाबू मौका है, आराम से उठा लो, बाकी लेट में ज्वाइन करोगे तो फिर दिक्कत ही होगा। और ऑफलाइन भी आएंगे तो ऑफलाइन में भी सीट्स लिमिटेड है, अगर आप आना चाहते तो आ जाइए, नहीं तो बाद में आप आएंगे तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। मुझे सीट एडजस्ट करने में, मैं कर लूंगा एडजस्ट, लेकिन आपको दिक्कत होगा बैठने वगैरह में, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लाइव क्लास में पूरी ऊर्जा के साथ।